जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 1 अक्टूबर 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको 29 एंड 30 को जो क्वेश्चन दिए थे ये उसके आंसर्स हैं बी सी सी। एंड जो पहला क्वेश्चन था गलती से मैंने वो क्वेश्चन इरेज कर दिया था, इसलिए उसका आंसर यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। और ये आज के आपके क्वेश्चन रहेंगे, ये प्रीलिम्स बेस्ड रहेंगे सारे, एकदम ईजी क्वेश्चन है क्योंकि टाइम नहीं था, मैंने ईजी फॉर्म किया। और ये मेंस बेस्ड रहेगा, ये हमने पहले भी अटेम्प्ट कर लिया है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर भेजना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में भेज सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगी। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेंगे, लाइन वाइज नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हमारी न्यूज़ है मौसमी वाली। यस मौसमी भाई, मौसमी ने रिलीज किया है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI। मौसमी इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो नया डेटा है वो किसके लिए है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए है, ग्रोथ एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। ओके देख लेते हैं क्या क्या बोला है भाई। तो भाई सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GVA ग्रू किया है 7.3% से इन करंट प्राइजेस। ओके तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे ही दो टॉपिक बनते हैं। सबसे पहला GVA क्या है और करंट प्राइजेस पे क्या है। देखिए GVA का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखो वैल्यू ऐड हो रही ना, ग्रॉस वैल्यू ऐड, तो इसी से हमारा पूरा का पूरा टर्म बनेगी। अभी होता क्या है समझ लीजिए कि हम कोई भी रॉ मटेरियल लेके आते हैं और फिर उसमें से हमारा कुछ बाई प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट निकलता है, और इसमें से जो भी एडिशन हुआ है ना वो है हमारा GVA। नहीं समझ आया होगा डेफिनेटली। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि मैं एक बेकर हूँ, ठीक है, मेरी बेकरी है और मैं केक बनाता हूँ। अब इस केक बनाने के लिए मैं उसका रॉ मटेरियल लेके आया, जैसे कि आटा में लेके आया, ठीक है। आटा मुझे पड़ा 2 रुपये का, और जो ये मैंने पूरा प्रोसेस करके बना दिया और मैं अभी केक बेच रहा हूँ 5 रुपये का। तो इस चीज में टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 2 का मेरा रॉ मटेरियल था, 5 रुपये में बना रहा हूँ, वैल्यू एडिशन मेरा हुआ 3 रुपये का, ठीक है ना। बस यही है हमारा GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिड, कि टोटल मैंने कितना वैल्यू एडिशन किया कोई भी चीज में। तो 2 में से 5 कर दिया तो वैल्यू एडिशन इज 3, देन इट इज GVA, ठीक है। देख लीजिए अभी टोटल आपको समझ आएगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब मेरा केक, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब बीच में मैंने क्या क्या यूज किया हुआ, जो भी रॉ मटेरियल है कुछ भी हो उसको बस मेजर करते वो आपका GVA होता है, ठीक है। अभी ये GVA ना अलग अलग सेक्टर वाइज निकलता है। जैसे यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात किए, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का भी निकल सकता है, सर्विस सेक्टर का भी होता है। और इस सारे के सारे सेक्टर को आप टोटल कर दोगे कि भाई एग्रीकल्चर का 2 रुपया, सर्विस का 3 रुपया, मैन्युफैक्चरिंग का 5 रुपया, तो टोटल आपका GVA कितना आएगा? सिग्मा GVA समझ लो 10 रुपया। तो यही होगा हमारा GDP, ठीक है। तो भाई GDP इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल GVA। ओके समझ गए राइट। देख लिए एक और बार देख लेते हैं। तो GVA मतलब ग्रोस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यस अभी देखो GVA हम काउंट करते हैं ना तो उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड हो जाता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई? समझ लीजिए ये 5 रुपये तो मेरा था ही था, ठीक है, 5 रुपये बन गया, और ये 3 रुपये टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिड थे। इसमें से समझ लीजिए तो मैं इधर उधर लेके जा रहा था, उसमें से मेरा आधा केक टूट गया, डेप्रिसिएशन हो गया। वो डेप्रिसिएशन क्या होता है? कोई भी हमारा नुकसान हो जाना, तो टूट गया, उसमें मेरे कैसे कितने खत्म हो गए पैसे, तो समझ लीजिए 1 रुपया मेरा नुकसान हो गया हो। तो अभी इसको भी हम माइनस कर देंगे, -1, तो टोटल 2 रुपये। यानी इन शॉर्ट GVA के अंदर आप अपना नुकसान जो भी हुआ है डेप्रिसिएशन उसको गिनोगे। ओके अभी नुकसान अगर माइनस कर देना हो, ठीक है, फिर जो हमें मिलता है वो क्या होता है? तो ये होता है नेट वैल्यू एडेड। मतलब ये जो 2 रुपया हुआ ना वो हमारा निकलेगा नेट वैल्यू एडेड। और GVA क्या है? तो मैंने नुकसान को इंक्लूड कर रखा था, GVA हमारा था 3 रुपया, ठीक है। इन शॉर्ट GVA माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट वैल्यू एडेड, ठीक है। GVA में हम टोटल गिनते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो NVA मिल जाएगा, नेट वैल्यू एडेड। ओके क्लियर है, हो गया। अभी देखते हैं कि करंट प्राइजेस से ग्रो किया था। 2 टाइप की प्राइस होती है, देखिए, एक करंट होती है, दूसरी होती है कांस्टेंट प्राइस। इसमें भी देखो एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा। एक केक लिया था हमने, केक का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। समझ लीजिए 10 केक है हमारे, प्रोडक्शन हमारा कितना है? प्रोडक्शन 10 केक है,
ठीक है, और वो एक केक की कीमत है 100 रुपए, तो 10 इंटू 100 यानी कि आपको टोटल मिले 1000 रुपए। ओके, और ये जो डेटा है ना हमारा, वो डेटा है 2011 का। अभी समझ लीजिए कि 2024 चल रहा है, अभी भी हमारा प्रोडक्शन जो है वो 10 केक ही है, बट जो केक की वैल्यू है वो 200 रुपए हो गई है। अभी टोटल कितना हमारा आउटपुट निकलेगा, तो 2000 रुपए, और ये डेटा है 2024 का। तो अभी आपको दिख क्या रहा है कि देखो आउटपुट आप नॉर्मली देखोगे तो क्या दिखेगा, 1000 से 2000 जितना आप कमा रहे हो, तो ये हमारा हो जाएगा करंट प्राइस, कि बस आपने टोटल जो वैल्यू थी ना, एंड वैल्यू, उसको देख लिया कि भाई 1000 से 2000 हो गया है, भाई ऑलमोस्ट दुगना आप कमा रहे हो, दैट्स इट। अभी कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है कि जो प्राइस है ना उसको कांस्टेंट रखना है। ये प्राइस जो है उसको कांस्टेंट रखेंगे, मतलब कि ये प्राइस हम 100 का 100 ही रखेंगे, तो आउटपुट भी क्या आएगा, सेम 1000 ही आएगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि कायदे से प्रोडक्शन कुछ बड़ा घटा है ही नहीं, जो था तो का तो ही है। इसमें कब हमें पता चलेगा कि प्रोडक्शन बढ़ा या घटा, कि एक्चुअली में अगर प्रोडक्शन बढ़ता या कम होता है। कभी ये 10 के समझ लीजिए कि 15 हो जाते तो ये आउटपुट हमारा बढ़ जाता, 15 इंटू 100 होता और 1500 मिलते। अब ये जरूरी क्यों है, अब समझ गए, ठीक है ना। कांस्टेंट प्राइस में प्राइस को हम कांस्टेंट रखते हैं, जो पहले थी वही रखते हैं, और करंट में जो करंट चल रही हो वो प्राइस रखते हैं, दैट्स इट। अब ये काम का क्यों होता है, देखो करंट प्राइस में ना हमेशा हमेशा इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। कोई भी प्राइस में इन्फ्लेशन होता है, राइट। अभी समझ लीजिए मैगी देख लीजिए, मैगी हम पहले 5 रुपए में लेते थे, फिर 10 में, अभी 12 की आती है। ये सब इन्फ्लेशन है, बाकी प्रोडक्ट तो सेम ही मिलता है हमें अभी भी। तो इसी इन्फ्लेशन को न देखने के लिए, भाई इन्फ्लेशन को हटा दो और एक्चुअल में सिर्फ प्रोडक्शन देखना होगी, इकोनॉमी ग्रो की या ना की, तो इसलिए हमें काम आता है कांस्टेंट प्राइस, की प्राइस कांस्टेंट रखो, सिर्फ वो देखते हैं कि प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है। गॉट इट, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। इन शॉर्ट, कांस्टेंट प्राइस में प्राइस सेम रहेगी और करंट प्राइस में प्राइस जो अभी चल रही होगी, वेरी कर रही होगी, वही होगी, ठीक है। तो हमारा जो जीवीए है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो एज करंट प्राइस 7.3% तक ग्रो किया है, ठीक है, ग्रेट। सबसे बड़ा भाई महाराष्ट्र ने टॉप किया, फिर गुजरात ने, अभी सब बकवास है, ठीक है, मैंने जो समझाना था वो समझा दिया। फिर ग्रोथ के ड्राइवर से ये है कि सरपास किया हमने प्री पेंडेमिक लेवल्स को। हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है, तो तमिलनाडु दे रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फिर एएसआई का डेटा जो था, उन सब ने मतलब पूरे इंडिया को देखा था, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो होता है अंडर जे के कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2010। ओके, अभी देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि पूरे इंडिया को क्या कवर कर लेता है, नहीं नहीं करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग से होता है। फिर इंडस्ट्री कवर्ड कौन सा, मतलब कौन सी इंडस्ट्री को हम इंडस्ट्री गिनते हैं, तो वही फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड हुई होगी, बीड़ी एंड सिगार मैन्युफैक्चरिंग के एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड हुई होगी, फिर जिसके भी 100 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे और वो रजिस्टर्ड होंगे बिजनेस रजिस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बाय स्टेट्स, जो कि स्टेट मेंटेन करता है। एयर इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग नॉट रजिस्टर्ड विद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इस सब इंडस्ट्री को हम कवर करेंगे। ओके, ग्रेट। अब पहला समझ गए, मेन हमारा समझना क्या था, जीवीए था और करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस था। अगर कुछ समझ ना आया हो तो मुझे बताना, हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी देखो इससे वीडियो डेफिनेटली बड़ा होता है, पर इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द बेसिक टर्म्स, और ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उधर ही आप पढ़ते हो, ये स्टैटिक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी ना देखने लायक शॉर्ट न्यूज में, तो उधर से हम देखते हैं। ओके चलो इधर ही देख लीजिए। साइबर स्लेवरी। देखो काफी होता क्या है कि बहुत सारे नेशंस जो हैं वो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे कंप्यूटर पे काम करना, हम इतनी हाई सैलरी देंगे, ये वो आपको बहलाते हैं। और जब आप एक्चुअली में उधर जाते हो तो आप सबसे पहले आपका पासवर्ड जब्त कर लिया जाता है और आपको ऐसा ऐसा काम करवाया जाता है साइबर कंप्यूटर के ऊपर ही, जो आपको करना ही नहीं, साइबर फ्रॉड करवाए जाएंगे, जो पैसा उठा लेते हैं वो। तो ये सब होता है साइबर स्लेवरी में, कि आपको पहले तो भाई भड़काया कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ललचा लिया, और फिर उधर जाके आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, दैट्स इट। अभी ये न्यूज में क्यों था, तो रिसेंटली अपनी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी रिपोर्ट आई थी कि 5000 से जितने इंडियन लाओस और कंबोडिया के अंदर साइबर स्लेव है, वो ऐसा काम कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती फ्रॉड करवाया जाता है। अभी समझ लियो वो फ्रॉड में वो पकड़े भी गए तो जाएगा कौन अंदर, वो बेचारे जाएंगे, जबकि वो तो मजबूरी में कर रहे थे। ओके, तो आप समझ गए साइबर स्लेवरी क्या है। साइबर स्लेवरी इज अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न एक्सप्लॉयटेशन दैट बिगिंस विद ऑनलाइन डिसेप्शन एंड इन्वॉल्व्स इनटू फिजिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मैंने बता दिया, ठीक है, आपको क्लियरली आप समझ गए हो।
कि आपको इन शॉर्ट पहले ललचाएंगे, फिर उधर जाके गलत काम करवाएंगे, ऑनलाइन जो भी होते हैं वो। ओके, फिर है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो भाई 2 इंडेंजर्ड स्पीशीज एम्फिबियंस की मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में मिली है, इसलिए न्यूज में था। कौन सी मिली है? तो केव डांसिंग फ्रॉग और इंद्रनील्स नाइट फ्रॉग। साइंटिफिक नेम थोड़ा हार्ड है बट इट इज फाइन। अभी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व वो क्या है, किधर है, वो देख लेते हैं। ठीक है, नीचे आ जाइए, मैंने मैप डाला हुआ है, ये मैं हर बार शायद डालता हूँ जब जब टाइगर रिजर्व होता है, तो आप इसी से याद कर लीजिए या फिर अपना भी बना लीजिए। ये देखिए तमिलनाडु में पड़ता है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, और टोटल 5 है तमिलनाडु के अंदर। देख लेते हैं, ये जो है ये न्यूज में है मुदुमलाई। देखो तमिलनाडु में और कौन से हैं, तो भाई एक तो मुदुमलाई जो हमारा है मुदुमलाई, दूसरा अन्ना मलाई, फिर मेघ मलाई, फिर उसके जैसा ही कलक्कड़ मुंदईथुराई, पढ़ने में आ रहा होगा शायद आपको, कलक्कड़ मुंडनथुराई, एंड लास्ट ये जो अलग है सत्यमंगलम। ओके, 5 जो है वो मलाई जैसे है, 3 में मलाई, 1 में थुराई और 1 में है सत्यमंगलम। ये 5 टोटल टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के अंदर। ओके, अब ये जो मुदुमलाई है ना, वो पार्ट वो नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है। देखो नीलगिरी बायोस्फीयर क्या है, यहाँ पे देखो केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु और यहाँ पे कर्नाटका, ये ऊपर वाला कर्नाटका है। ठीक है, इस एरिया में यहाँ पे है तीनों स्टेट्स में बाउंड्री बनाती है नीलगिरी इतना बड़ा है नीलगिरी बायोस्फीयर, और इसी नीलगिरी का पार्ट है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ से एक रिवर भी निकलती है मुदुमलाई के क्रॉस करती है, वो रिवर का नाम है मोयार। ओके, ये 5 आपको याद हो गए हैं। आप ना बार बार इस मैप को देखा कीजिए, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, ओके, चल मैं इसको हटा देता हूँ, ये फालतू है। ये मोयार रिवर याद रख लीजिए। ठीक है, चलो देख लीजिए अभी क्या ये और न्यूज में था। तो भाई मुदुमलाई टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है ये, और साथ ही साथ नीलगिरी बायोस्फीयर ये भी है। दूसरी कौन कौन सी चीजें आती है नीलगिरी के अंदर, तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, तो मोयार रिवर निकलती है। ये फॉरेस्ट टाइप और इम्पोर्टेंट फ्लोरा फ्लोना वो ऐसे ही आपको पता चल जाता है। ठीक है, चलो फिर है भाई व्हाइट ड्वार्फ स्टार, ये भी बताया हुआ। देख इसको भी नीचे से ही समझ लेते हैं, फिर ऊपर आता है। देखिए सबसे पहले होता है यहाँ पे देखना। ठीक है, स्टेलर नेब्यूला होता है। ठीक है, फिर उसमें से 2 टाइप के बन सकते हैं, या तो वो एवरेज स्टार बने या फिर मैसिव स्टार बने, मतलब बड़ा बने या फिर एवरेज बने। अगर मैसिव बनेगा तो उधर से वो रेड सुपर जायंट बन सकता है, और वो जो एवरेज था वो सिर्फ जायंट बन सकता है, रेड जायंट। ये सुपर जायंट था, वो सिर्फ जायंट है। अभी रेड जायंट में से बनेगा आगे प्लानिटरी नेबुला, और लास्ट में बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, जिसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जबकि जो सुपर रेड जायंट है वो क्या बनेगा, सुपरनोवा बनेगा, और सुपरनोवा से बनेंगे 2 चीजें, या तो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है या फिर ब्लैक होल बन सकता है। इस दोनों के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, स्टार कैसे बनता है और खत्म होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। नेबुला से मैसिव स्टार बनेगा, स्टार में से जायंट बनेगा, जायंट में से प्लानिटरी नेबुला या फिर सुपरनोवा, और उसमें से व्हाइट ड्वार्फ या फिर न्यूट्रॉन स्टार है और ब्लैक होल बन सकता है। ये आप ध्यान रखना, और ये क्या पूछा जाता है ऐसी चीजें। अभी देखो इसको रिलेट भी कर लो, हमारा सन है वो भी एक स्टार है, राइट। तो जो हमारा सन है ना वो है एवरेज स्टार, हमारा सन एवरेज स्टार है सन। फिर वो रेड जायंट बनेगा, फिर सन भी प्लानिटरी नेबुला बनेगा, और आखिरी में वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, सॉरी, कि भाई स्टेलर कोर सिर्फ बच जाती है आफ्टर डाइंग ऑफ एग्जॉस्टेड न्यूक्लियर फ्यूल एक्सपेल्ड आउटर लेयर फॉर्म ऑफ। और हाँ, ये बनता कैसे है भाई, ये साइकिल होती कैसे है, समझ लीजिए कि ये कोई एक स्टार है। ठीक है, अभी स्टार के अंदर उसकी एक कोर होती है अपने खुद की। अब इस कोर में ना बहुत हाई ग्रेविटी होती है, सन के अंदर भी ग्रेविटी है, इसीलिए हम घूम रहे हैं, राइट। अब ये हाई ग्रेविटी क्या करती है, उसके आजू बाजू जो गैसेस होती है ना उसको भी लगातार कंज्यूम करती जाती है। वो ग्रेविटी से वो ब्लास्ट होते रहते हैं, सन में भी होते हैं ब्लास्ट। ठीक है, धीरे धीरे जितना भी उसका गैस होता है वो पूरा का पूरा जब गैस खत्म हो जाता है तब उसका ये आखिरी स्टेज आता है व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, इन शॉर्ट
धीरे धीरे ये गैसेस यूज करते 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 ही आखिरी में ये बनेंगे। सिर्फ उसमें फिर आखिर में क्या बच जाएगा, सिर्फ उसकी कोर बच जाएगी और जितना भी उसका गैस या फिर फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा। दैट्स इट। देखो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेलर कोर सिर्फ बचेगी और जितना भी गैस उसका न्यूक्लियर फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो भी आउटर लेयर है वो भी खत्म हो जाएगा। यस। अब ये होता कब है भाई? तो इंडियन साइंटिस्ट थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्होंने एक लिमिट बताई थी कि भाई किसी का भी सन का जितना मास है उससे किसी का भी 1.44 टाइम्स ज्यादा होगा, वो उसकी हाईएस्ट लिमिट है, उतना पहुंचेगा तब वो व्हाइट ड्वार्फ बन ही जाएगा। अगर उससे किसी का ज्यादा मास होता है, ठीक है, तो वो इधर न्यूट्रॉन स्टार बनेगा और इधर ब्लैक होल बनेगा। दैट्स इट। आपको बस याद क्या रखना है, चंद्रशेखर लिमिट किसने दी है? तो इंडियन साइंटिस्ट थे। और कितनी होती है? तो 1.14 होती है, सॉरी 1.44 होती है। और किसके साथ जुड़ी हुई है? तो वही स्टार के साथ जुड़ी हुई है। दैट्स इट, ठीक है। इट इज रिलेटेड विद स्टार और स्पेस, और कुछ नहीं आएगा आपको, उतना ही काफी है। ओके। अभी मास क्या होता है वो तो आप समझ गए हो ना, कि भाई सन 100 kg का है, तो अगर कोई भी वो स्टार या फिर प्लानिटरी बॉडी 144 kg की है तो उसके बाद उसका एवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये देख लीजिए, अल्बानिया। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है। अल्बानिया, सबसे पहले तो हम नीचे देख लीजिए भाई, मेडिटेरियन ओशन। ये देखो, ये पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी है। कल परसों ही हमने ब्लैक सी किया था, राइट। अभी उसी के नीचे पड़ता है अपना मेडिटेरियन सी। अब मुझे ये बता दीजिए, ये जो एजियन सी को और ये बोस्फोरस, सॉरी ये बोस्फोरस स्ट्रेट और ये डर्डनाला स्ट्रेट, ये जो दो स्ट्रेट है वो किस किस को जोड़ रहे हैं, वो मुझे आप नाम बताइए। मैंने कल ही आपको बताया, ठीक है। ये जो बीच में बॉडी है वो बॉडी का नाम क्या है? ये जो वाटर बॉडी है उसका। ओके, और ये किस किस को कैसे जोड़ रही है, ठीक है। ऊपर का उसका स्ट्रेट बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको किसको जोड़ रहा है ये सब बता दीजिए। आपके सामने है, फिर भी देख लीजिए वाटर बॉडी का नाम क्या है, बस वही मुझे बताइए। ओके, तो ये भाई मेडिटेरियन ओशन है पूरा का पूरा। अभी इधर भी हमें फोकस कहाँ पे करना है? तो ये वाले रीजन में, एड्रियाटिक सी वाले रीजन में। पूरा पूरा मैंने बताया क्यों, कि आपको पता चले कि हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, और वो जानना हमेशा जरूरी है, तभी आपको चीजें याद रहती है, ठीक है। कल हमने ये रीजन पूरा पढ़ लिया था और आज हम इसको देख रहे हैं। ओके, चलिए अभी जूम आउट करता हूँ। एड्रियाटिक ओशन, हाँ एड्रियाटिक सी आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे ना एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे पड़ता है आपका ये एल्प्स रीजन, एल्प्स माउंटेन रेंज है वो यहाँ पे पड़ती है। कुछ कुछ एक्सटेंशन यहाँ तक भी जाता है, बट मेनली तो यही है, ठीक है। जो ऊपर मैंने आपको एरिया बताया ना, यही मेनली है। अरे यार हट गया, यही है एल्प्स, एल्प्स माउंटेन रेंज, ठीक है। चलिए अभी ऊपर देखते हैं क्या भाई था। ये देखो यहाँ पे एल्प्स पड़ता है, ठीक है, हटा दीजिए। ये बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट है, मतलब इस पेनिनसुला को बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं इसलिए। ये भी देख लीजिए भाई, ये रहा, ठीक है। ये बाल्कन पेनिनसुला है। ये पेनिनसुला क्या होता है कि कोई भी वाटर बॉडी, सॉरी कोई भी लैंड मास 3 बाजू से पानी से घिरा हुआ तो वो पेनिनसुला होता है। ओके, इसके अंदर भाई एड्रियाटिक, बाल्कन पेनिनसुला, एड्रियाटिक सी, मेडिटेरियन सी, एजियन सी, ब्लैक सी सबसे घुरा हुआ ये। ओके, बॉर्डरिंग ये उसकी कंट्रीज के नाम बताए, ये कंट्री है वो आप खुद देख लीजिएगा। फिर नॉर्दर्न एल्प्स का भी पार्ट है, यस मैंने बता दिया, यहाँ पे एल्प्स होते हैं और यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन भी हमें मिलता है। दैट्स इट, यही अल्बानिया। न्यूज में क्यों था भाई? इंडिया ने न्यू मिशन ओपन किया अल्बानिया के अंदर, डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट और ज्यादा बढ़ सके इसलिए। ओके, ध्यान आपको क्या रखना है बस, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, फिर आयोनियन सी है, यहाँ से देख लीजिएगा, इसको बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, ब्लैक सी के नीचे एजियन सी, सी ऑफ क्रेट, टेरियन, बस आजू बाजू देखिए। एक बार में आपको मेडिटेरियन याद नहीं रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके याद रखिए, ठीक है। अभी के लिए हम 2 ही याद रखते हैं, यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे एड्रियाटिक, यहाँ पे आयोनियन और यहाँ पे आजियन। दैट्स इट, AIAB, एड्रियाटिक, आयोनियन, एजियन, ब्लैक सी। फिर ये वाला हिस्सा हमारा बाकी रहेगा करने का, वो किसी और दिन देख लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसको देख लो, रॉड टेप स्कीम। इन शॉर्ट रॉड टेप में क्या होता है कि कोई भी जो हमारे बिजनेसेस है वो एक्सपोर्ट करते होते हैं, तो उसमें आपको जितना भी टैक्स लग रहा है ना वो रिमिट हो जाएगा, ठीक है। जो भी ड्यूटी या टैक्स लग रहा है वो आपको वापस मिल जाएगा। यही स्कीम है रॉड टेप। ओके, अभी रॉड टेप के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि भाई डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है
उसके यूनिट को हमने 1 साल से भाई बढ़ा के एक्सटेंडेड है 1 ईयर टिल 2025 के सितंबर तक कर दिया है। फिर जो ऑथराइजेशन होल्डर है उसमें भी हमने कुछ जरूरी नहीं है चेंजेस याद रखना, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी जरूरत नहीं है। न्यू रेट्स हमने स्पेसिफाई किए हैं, रोड स्टेप स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर होती है, मेन उसका फोकस क्या है भाई, तो जो भी एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगता है उसको आपको वापस देना है, दैट्स इट। और वेदर वो सेंटर लगाए या फिर स्टेट लगाए या फिर लोकल लेवल पे लगे, आपको वापस मिलेगा। ओके, इसमें काम की चीज क्या है, एक ही है, डिम्ड एक्सपोर्ट। डिम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है भाई, स्कीम याद रखनी है डेफिनेटली, भले ही उसके अंदर का मत याद रखो, स्कीम का नाम याद रखना है, उसका काम याद रखना है। डिम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, समझ लीजिए कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या ले यार, मैं इंक एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इंक समझिए, ठीक है। अब ये इंक मैं किसको बेच रहा हूँ, पेन बनाने वाली कंपनी को डेफिनेटली बेच रहा हूँ। अब ये पेन बनाने वाली कंपनी भी इंडिया में है और मैं भी इंडिया में हूँ, पर ये पेन बनाने वाली कंपनी अपनी पेन बना के एक्सपोर्ट करती है यूएसए में। ओके, अभी देखो कायदे से मैंने तो एक्सपोर्ट किया नहीं है, किया इस पेन की कंपनी ने एक्सपोर्ट है, बट फिर भी मेरा जो रॉ मटेरियल था वो मैंने दिया था और फिर वो एक्सपोर्ट हुआ है, तो इसी को हम बोलेंगे डिम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। कि मैंने डायरेक्टली तो एक्सपोर्ट नहीं किया, बट इनडायरेक्टली मेरा जो भी मटेरियल था वो एक्सपोर्ट हुआ है, इसलिए मेरा जो कैटेगरी वो आएगी डिम्ड एक्सपोर्ट के अंदर, दैट्स इट। ओके, फिर एक और देख लेते हैं यहाँ पे नीचे की, पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको पता है, ठीक है। अभी यही साइक्लोन जब खत्म हो जाता है, वो पहले जितना वो ट्रॉपिकल जब था तब जितनी पावर थी उतना ना रहे, छोट उसके एंड स्टेज पे आ जाए, एकदम बूढ़ा हो जाए, उसी को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन। हालांकि ये पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन भी हैवी रेन्स एंड विंड के साथ ही होता है, बूढ़ा हो गया है पर है तो सही, पर ये एंड स्टेज होता है, ठीक है। नो लॉन्गर पोजेसेस सफिशिएंट ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक, दैट्स इट, उसी को हम बोलेंगे पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये दो क्लास में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक फॉर्मर ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा रेमिनेंट लॉज। फॉर्मर में क्या होता है भाई, फुल्ली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जैसा ना हो, और दूसरा उसके अंदर कन्वेक्टिव करंट्स ना हो, कन्वेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ना हो, दैट्स इट। ओके चलिए अभी आगे बढ़ते, अभी शॉर्ट न्यूज में क्या बाकी रह जाता है हमारा, दो ही बाकी रह रहा है, तो उसी को कर लेते हैं, ठीक है भाई। सारथी स्कीम तो भाई नालसा ने और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। मेन इसका फोकस क्या है कि जो भी डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी है, जैसे शेड्यूल कास्ट, ट्रांसजेंडर, डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स, उन सबकी हेल्प करना, दैट्स इट, लीगल बातों में, ठीक है। जनरेशन आप अवेयरनेस लेके आओगे, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, उसको सब समझाओगे कि ऐसे ऐसे सब आपका अवेलेबल है। ओके, नालसा नालसा भाई लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंदर बना हुआ है। मेन इसका फोकस क्या है, तो फ्री लीगल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना और साथ ही साथ लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करवाना। ये पीवाईक्यू का पार्ट रह चुका है शायद, मुझे भी पक्का याद नहीं आ रहा है। फिर है भाई एक्सरसाइज काजिंद। देखो काजिंद कजाकिस्तान इंडिया कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है हमारा अभी अभी, तो उत्तराखंड के उधर हुई थी, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़िए, लास्ट डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो देखो अभी के लिए रेडियो कैसे चलता है कि आप अगर यूज कर रहा तो पता है ना, वो सर्कल आपको घूमना, फिर चैनल घूमती जाएगी भाई, 83.4 ऐसे सब चैनल आती जाएगी, पर उस एक चैनल के अंदर एक ही प्रोग्राम चल रहा होता है। आप वही चैनल जब सेट करोगे ना तभी आपका प्रोग्राम आएगा, और वो एक चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम चलता है। जबकि जो हमारा नई सिस्टम है डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के अंदर, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना चैनल, ये होती है फ्रीक्वेंसी की 8.3 हर्ट्ज। अभी इस एक फ्रीक्वेंसी के अंदर भी 3-4 चैनल आ सकती है, दैट्स इट। अभी जो चल रही होगी चैनल वो आ सकती है, मतलब कि एक ही फ्रीक्वेंसी के अंदर आप 3-4 चैनल चला सकते हो और देख भी सकते हो। आपको जो भी देखना है देख लीजिए, ज्यादा गहराई में जाने का जरूरत नहीं है, कुछ भी काम का न्यूज नहीं है, बस ऐसे ही है तो बता दिया। और कुछ रह तो नहीं गया ना, नहीं रहा है। ओके, अभी सिर्फ बड़ी न्यूज है उसको देखते हैं, और बड़ी भी बहुत काम की है नहीं सारी की सारी, इसलिए जो थोड़ी बहुत कम उड़ा देंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे। फिर भाई थीमेटिक हब्स हमने बनाया है नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर। सबसे पहले तो नेशनल क्वांटम मिशन क्या होता है उसी को देख लेते हैं। तो भाई सीड, नर्चर और स्केल अप करना है हमें साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, ताकि हम क्वांटम टेक्नोलॉजी का इनोवेशन को और ज्यादा बढ़ा पाए। ओके, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, क्वांटम टेक्नोलॉजी सॉरी नेशनल क्वांटम मिशन की, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एंड इट इज वन ऑफ द 9 मिशन अंडर पीएम स्टैक। ओके, पीएम स्टैक क्या है ये देख लीजिए,
ये है 9 मिशन में से एक तो यही है, क्वांटम फ्रंटियर पे हम काम करेंगे, उसके अंदर हमने नेशनल क्वांटम मिशन है, फिर बायोडाइवर्सिटी मिशन है हमारा, इसका भी मिशन का भी एग्जांपल क्या है तो नेशनल वन हेल्थ मिशन, ये वन हेल्थ ओके। फिर है भाई बायो साइंस फॉर ह्यूमन वेल्थ, फिर वेस्ट टू वेल्थ, ये सब पिलर्स हैं। ये पीएम स्टैक के ये 9 पिलर्स हैं जो ब्लू में मैंने लिखे हैं, और जो पिंक वाला लिखा है वो उसके एग्जाम्पल्स है कि हम क्या चला रहे हैं। तो एक भाई पिलर है वेस्ट टू वेल्थ वाला, उसके लिए हमने भाई स्वच्छ भारत मिशन चलाया, फिर गोवर्धन स्कीम चलाई है, फिर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन, तो उसका नाम ही सेम ही है, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन। फिर अग्नि है, फिर एआई के लिए है, एआई मिशन है हमारा, फिर ईवी के लिए भाई ईवी मिशन है, आपको पता है, ठीक है। फिर नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन भी है, ओके। ये सब पीएम स्टैक का पार्ट है। काम आपको कैसे आएगा, आप पीएम स्टैक को यूज कर सकते हो, इसमें से कोई भी आपको पूछा गया हो आप पीएम स्टैक लिख पाओगे इजीली, और ये याद रखना भी कोई दिक्कत वाला नहीं है, इजी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पीएम स्टैक का पार्ट है, नेशनल क्वांटम मिशन। इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा तो 23 से 31 तक रहेगा, ओके। अभी देखो इसके अंदर ना बहुत सारी टेक्नोलॉजीज चलती है हमारी, जैसे कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो समझ लीजिए कि मुझे आपको कोई मैसेज भेजना है, तो मैसेज एकदम ही इनक्रिप्ट होगा, और मेरे और आपके अलावा बीच में कोई होगा ही नहीं, मैं डायरेक्टली आपको भेज पाऊंगा और कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। अभी देखो ये कायदे से थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, इसमें कौन सा चीज़ यूज़ होता है तो क्वांटम इंटेंगलमेंट यूज़ होता है, फिर क्वांटम सुपरपोजिशन यूज़ होता है। अब ये मैं आपको बताने जाऊंगा तो अगेन देर लगेगी, जो कि अभी के लिए काम का भी नहीं है, फिर कभी न्यूज़ में आएगा तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा, ठीक है, बट अभी के लिए काम का नहीं है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इन शॉर्ट आपको डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, वो भी सीक्रेटली, ठीक है। वर्क कैसे करता है तो फोटोन्स वो सेंड करता है, फोटोन्स अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने पढ़े थे, और क्वांटम पार्टिकल्स ऑफ लाइट होती है, आपको ऑप्टिकल लिंक्स हटाइए चलेगा। अभी ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी हमने कहाँ पे लाई है तो इंडियन आर्मी ने साइन किया है उसका कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आईडेक्स। आईडेक्स क्या है अगेन, तो ये इनोवेशन सेक्टर को बढ़ा पाए उसके लिए हम स्टार्टअप एमएसएमई इंडिविजुअल सबको जोड़ देते हैं कि आप आइए अपनी टेक्नोलॉजी लेके आइए और हम उसके ऊपर बनाएंगे, काम करेंगे, दैट्स इट। शायद ओवरलोड हो गया, नहीं, इन शॉर्ट इतना याद रखिए कि क्वांटम टेक्नोलॉजी है, उस क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर एक सिस्टम आती है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कैसे काम करती है वो मैंने बता दिया आपको। अभी इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है वही इंडियन आर्मी ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये किसके थ्रू किया, इंडियन आर्मी ने साइन किया, पर किसके थ्रू किया तो आईडेक्स इनिशिएटिव के अंदर साइन किया। अब ये आईडेक्स इनिशिएटिव क्या है तो ये एमएसएमई और स्टार्टअप इन सब को प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म कि आप अपना इनोवेशन लाइए और हम उस इनोवेशन के ऊपर काम करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। आप आईडेक्स को डेफिनेटली यूज कर सकते हो स्पेस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, कहीं पे भी, कि स्टार्टअप इनोवेशन एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए हमने आईडेक्स स्कीम लेके आए हुए हैं, ओके, दैट्स इट। और इतना और कुछ नहीं है। चलिए अब देख लीजिए मेजर फोकस हमारा क्या रहेगा, तो भाई क्वांटम कंप्यूटिंग हम बनाएंगे, ये जो मैंने बोला न्यूज़ में क्या था, थीमेटिक हब बनाना, ओके। तो थीमेटिक हब में क्या क्या होगा तो क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल डिवाइसेस। ये एक हब एंड स्पोक स्पाइक मॉडल के ऊपर काम करेगा। सबसे पहले हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है वो देख लीजिए। तो देखिए ये हो गया हब, एकदम सेंटर में कोई जो भी हमारा मेन इंडस्ट्री है जो भी है, और फिर उसके स्पोक क्या है भाई, साइकिल का व्हील जैसे, यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ छोटी इंडस्ट्री होगी, यहाँ पे छोटी, जैसे समझ लीजिए ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये जो गोल है वो, और यहाँ पे उसका एक्सपोर्ट वाला ऑफिस हमने बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे हमने बनाया हुआ उसका, यहाँ पे ट्रक रखने हैं उसका ऑफिस, फिर यहाँ पे हमने बनाया डॉक्यूमेंटेशन का ऑफिस। वैसे ही एक मेन यूनिट के साथ छोटे छोटे यूनिट आजू बाजू जुड़े हुए हों उसके बोलते हैं हम हब एंड स्पोक मॉडल। और ये हब एंड स्पोक स्पाइक मॉडल है, मतलब इसके भी ऊपर एक और छोटे यूनिट जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एक्सपोर्ट वाला था, अभी उस एक्सपोर्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर एक्सपोर्ट की सिर्फ यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करना हो तो उसके लिए क्या, तो ये एक छोटा मॉडल है। फिर ये हमारा भाई गोडाउन था जहाँ पे ट्रक पड़े हुए, यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक गोडाउन की मर्सिडीज का कहाँ पे पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि मेन यूनिट, उसका सब यूनिट और फिर उसका भी सब यूनिट, तो इट इज हब एंड स्पोक एंड स्पाइक मॉडल, ओके, दैट्स इट। मैंने आपको सब बता दिया, मेनली तो इसमें दूसरी सब चीजें काम की थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है।
न समझ आया हो तो मुझे बताना, हम दूसरे वीडियो में भी कवर कर लेंगे। कोई भी चीज़, सिर्फ यही नहीं, कोई भी चीज़, इवन एक्स्ट्रा भी कोई आपको वो भी समझ ना आ रहा हो पढ़ाई में, तो वो भी बता दीजिएगा, वो भी हम कवर कर लेंगे। ओके चलिए, फिर भाई भारत जेन, वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अभी सबसे पहले तो भारत जेन जो हमने लॉन्च किया है वो क्या है, ठीक है, वही देख लेते हैं। तो भाई ये लाइन आप याद रख लीजिएगा, ये अलाइन है विद गोल ऑफ मेकिंग एआई इन इंडिया एंड मेकिंग एआई फॉर इंडिया, इन इंडिया एंड फॉर इंडिया। ये आपको काम आएगी अपने आंसर में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आईआईटी बॉम्बे है, नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ओके, फीचर्स क्या क्या है, तो हमने भाई 72 डेटा सेट बनाए, सब कुछ डेटा इसके अंदर डाला हुआ है। ओके, फिर हमने मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल नेचर अपनाया है, लैंग्वेज के रिलेटेड बात चल रही है, आप कोई भी लैंग्वेज में बात कीजिए, डालिए, वो जनरेट कर लेगा। फिर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, सबके लिए अवेलेबल है। फिर ये जो हमने बनाया, मतलब ये भारत जेन है क्या, तो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और जनरेटिव एआई, मतलब कि इसके अंदर आप कोई भी लैंग्वेज में बात कीजिए, इमेज डालिए, वीडियो डालिए, कुछ भी डालिए, वो अपने आप लर्न कर लेगा और बातचीत कर लेगा। और साथ ही साथ इसके अंदर जनरेटिव एआई भी आपको ये नया क्रिएट जनरेट करके भी देगा। ग्रेट, ये सब से आप वाकिफ हो, ठीक है, आपको पता ही होगा चैट जीपीटी कैसे काम करता है, फिर ये गूगल का जो आया है जेमिनी वो कैसे काम करता है, तो ये सब आपको पता ही ऑलरेडी। सेम वैसा ही हमने इंडिया ने भी बनाया है, पर ये पर्टिकुलरली लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि ये सब कुछ कर सकता है, ऑडियो वीडियो इमेज कुछ भी जनरेट कर सकता है। ओके, नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम जो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, मेन इसका काम क्या है, तो ये ब्रिंग टुगेदर करती है सारी एकेडमी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एनुअल सर्वे ये हमने देख लिया है, ठीक है, करंट प्राइस ये वाला, अभी ये देख लेते हैं, ठीक है। बायो इंडिया समिट, तो रिसेंटली रिपोर्ट आई है, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2024, किसने बनाई थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायरेक ने बनाई थी। और उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया की बायो इकोनॉमी फिनोमिनल ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। ओके, सबसे पहले तो बायो इकोनॉमी क्या होती है, तो भाई बायो इकोनॉमी क्या है, तो ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, प्रोसेस या फिर सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए या फिर बनाने के लिए इन सस्टेनेबल मैनर, दैट्स इट। यहीं पे वो डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट इज knowledge based production, use of biological resources and provide product process services in framework sustainable economic system। ये हमने पहले भी सब कुछ डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अभी मुझे डेट तो याद नहीं है, बट शायद ना 22 अगस्त या फिर 23 अगस्त के आसपास हमने कुछ डिस्कस किया था, ऐसा कुछ है। ओके चलिए, की फाइंडिंग्स क्या क्या है बायो इकोनॉमी की, ये आप आपके इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो अगर बायो इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आए, जो कि बहुत ही ज्यादा चांस है आएगा, आ सकते हैं, क्योंकि सनसेट टीवी की ऊपर, फिर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनकी चैनल्स के ऊपर, हर जगह पे बायो इकोनॉमी चला है, बायो ई3 चला है। ओके, बायो इकोनॉमी 151 बिलियन के आसपास हमारे हम पहुंच गए हैं। फिर इंडिया की ऑलमोस्ट 4.24% जितनी जीडीपी है और 3.3 मिलियन के आसपास लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। ग्रेट, आप सोचिए कितनी बड़ा, ये 5% के आसपास जीडीपी है, बहुत ही बड़ी बात है। फिर एक्सपेक्टेड क्या है, तो 300 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी बाई 2030। ओके, की सेक्टर कौन कौन से हैं बायो इकोनॉमी के अंदर, तो भाई बायो इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं हम, जिसके अंदर बायो फ्यूल, केमिकल, बायो प्लास्टिक के आते हैं और वो 48% जितना कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे अंदर। बायोफ्यूल में आप क्या डाल सकते हो, तो जो E10 है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोफ्यूल। E10 मतलब इथेनॉल 10, अभी के लिए इथेनॉल 10 है हमारा टारगेट, तो E20 का है। ओके, फिर बायो एग्रीकल्चर के अंदर जैसे कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, जैसे कि बीटी कॉटन, फिर बायो फार्मा, फिर बायो रिसर्च एंड सर्विसेज। ओके, ये सब आपको पता है। ओके, मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या है, तो भाई सबसे पहले तो अचीवमेंट में जो स्टार्टअप है वो बहुत ही अच्छे ग्रो किए, बायोटेक स्टार्टअप अराउंड 8,500 हो गए हैं 2023 के अंदर। ओके, 8,500। फिर हमने प्रिसीजन हेल्थ केयर में भी हासिल किए हैं, हमने फर्स्ट जीन थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव किए हैं फॉर हीमोफीलिया ए, ये भी हमने कवर किया हुआ है। फिर बूस्ट एनर्जी इंडिपेंडेंस में, कि हम इथेनॉल के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर है, अभी अभी मैंने बोला E10 और E20 वाला भी। फिर अपन वैक्सीन डेवलपमेंट पे भी नंबर आता है हमारा, कि भाई WHO जो भी परचेस करता है उसमें से 25% जितनी अपनी होती है, और जो अफ्रीका रीजन में हम एक्सपोर्ट करते, अफ्रीका रीजन में जितनी भी एक्सपोर्ट होती है उसमें 20% अपना है। ओके,
ये 3 चीजें ना ये याद रखनी है, वो अफ्रीका वाला हटा दीजिए तो भी चलेगा। ओके, इनिशिएटिव क्या क्या है भाई, इंडिया ने क्या बायो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लिया है? तो भाई बायो मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड, बायो E3 पॉलिसी, जो कि मैंने आपको बोला लगातार न्यूज में कवर हो रहा है सारी गवर्नमेंट की बायो E3 पॉलिसी। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के गाइडलाइंस हमने इशू किए हैं न्यू। फिर गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए हैं, जैसे कि बायरेक, बायरेक मतलब बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। फिर हमने रेगुलेटरी स्ट्रीमिंग करने के लिए बायोरैप बनाया है विथ बायोरैप, बायोरैप मतलब बायोलॉजिकल रिसर्च एंड रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। इससे क्या है, आपको जो भी अप्रूवल है ना वो थोड़ा इजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है, दैट्स इट। यही आपका आज का क्वेश्चन है, पहले भी मैंने यही दिया हुआ था और एक बार फिर से मैंने यही दिया है, पर मैं आशा करूंगा कि पहले के मुताबिक आप अच्छा लिखोगे, ठीक है। भेज कहाँ पे पाओगे आप, तो टेलीग्राम के ग्रुप में भेज पाओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन काउंट में भी डाल दूंगा। ओके चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारी न्यूज़ कौन सी है, बायो वाला हो गया, ऐसा हो गया, लैंग्वेज हो गया। ओके, महुआ का है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है जल ही अमृत प्रोग्राम। अब ये किसके अंदर लॉन्च किया है, तो हमारी एक बड़ी स्कीम चल रही है अमृत स्कीम, ठीक है, अमृत 2.0 चल रही है, उसी के अंदर हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है जल ही अमृत। अभी जल ही अमृत के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, मतलब प्रोग्राम का पर्पस क्या है, तो जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है ना उसको आपको अच्छा करना है, दैट्स इट। साथ ही साथ आपको क्लीन वाटर क्रेडिट सिस्टम बनाइए, जिसके अंदर जो भी स्टेट टाउन जो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है ना उसको स्टार रेटिंग दी जाएगी, कि जो जितना अच्छा काम कर रहा है ना उसको स्टार रेटिंग दो 3 से 5 स्टार तक, और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए। ये 6 महीने तक वैलिड करेगा कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बाद में बिगड़ भी सकता है ना आपका अच्छा काम। फिर परफॉर्म बेस्ड इंसेंटिव, वही स्टार रेटिंग और क्लीन वाटर क्रेडिट। फिर इंकरेज करेंगे वाटर सेक्यूरिटी को, दैट्स इट। देखो ये डायरेक्टली कुछ काम का नहीं है, बट आप इनडायरेक्टली किसी और क्वेश्चन में यूज कर पाओगे कि इंडिया जल को अच्छा करने के लिए या फिर सीवेज ट्रीटमेंट को अच्छा करने के लिए क्या कर रहा है, ठीक है। या फिर इवन हेल्थ सेक्टर में इंडिया क्या कर रहा है कि हेल्थ अच्छा करने के लिए इनडायरेक्टली हम ये यूज कर रहे हैं, ये सब आपको काम आएगा। ओके, और हाँ डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि जल ही अमृत क्या है, किसने लॉन्च किया है, किसके अंदर लॉन्च हुआ है, दैट्स इट। अभी अमृत 2.0 क्या है, जो हमारी मेन स्कीम चल रही है, तो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा चल रही है 2021 में, और 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था, तो यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना टू ऑल हाउस होल्ड्स इन ऑल स्टेट्यूटरी टाउन्स। ध्यान देना, ऑल हाउस होल्ड्स एंड ऑल स्टेट्यूटरी टाउन्स। ओके, टाउन्स की बात चल रही है, ठीक है, पूरे इंडिया में मत पकड़ लेना फिर इसे। मेन इसका फोकस क्या है, तो सिप्टेज एंड सीवेज प्लांट है उसको अच्छा करना, ये मैंने लिखे हैं, ये देख लीजिए, नीचे इतना अच्छा नहीं है। तो ग्रीन स्पेस एंड पार्क बनाना, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करना, यूनिवर्सल वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाना, सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट को अच्छा करना, और सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर को बनाना। ये अमृत के पिलर्स है, इनका पर्पस है, एम है। ओके दैट्स इट। ये सब देखो एकदम जनरल पॉइंट होते हैं, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब कोई भी स्कीम पकड़ लो, स्कीम कुछ अच्छा ही कर रही है, ठीक है, अगर कोई भी उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट न्यूज है हमारी क्रूज भारत मिशन। अभी आपको क्रूज तो पता ही है राइट, कि क्रूज क्या होता है, वो बड़ी सी शिप होती है, उधर पार्टी शार्टी खाना पीना रहना सोना वो सब क्रूज होता है। अभी इसी क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये हम मिशन लेके आए हैं, क्रूज भारत मिशन। हमें सिर्फ बढ़ाना ही नहीं है, हमें लीडिंग ग्लोबल क्रूज डेस्टिनेशन बनना है इंडिया को, क्योंकि हमारे पास आप सोचिए कितनी बड़ी कॉस्ट लाइन है और रिसोर्सेज भी हमारे पास, पैसा भी है, तो फिर क्यों ना बना जाए। और क्रूज इज क्वाइट फेमस और अभी के लिए लीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इतना तेजी से लीड कर रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है, आपके देश को मिल सकता है। ओके आगे देखते हैं अभी के लिए क्या डेटा है। तो क्रूज में पैसेंजर का ट्रैफिक 4.6 लाख के आसपास है, और जो क्रूज का वॉल्यूम है वो अभी के लिए 250 के आसपास चल रहा है। कितने क्रूज अवेलेबल है हमारे पास, हमारा एम क्या है कि दोनों को डबल कर देना है, हमें क्रूज को हमें 500 तक लेके जाना है, और ये जो ट्रैफिक है उसको भी डबल करके 10 लाख तक लेके जाना है। ओके, बहुत ही इकोनॉमी को इससे फायदा होगा हमारे। फिर देखो ये सब ना जनरल मतलब एकदम ही आपको कभी भी क्वेश्चन में या फिर ऐसे ध्यान नहीं जाता कि ऐसा भी कुछ होता है। अगर आप ये लिखते हो ना तो आपके आंसर को एक अलग एज मिलती है, और ऐसा तो है नहीं कि कुछ बाहर का ही है, एकदम ईजी है कि हाँ भाई क्रूज के लिए भी मिशन है इंडिया का। आप जब जब शिप देखो तब तब ये पकड़ लो कि हाँ भाई इंडिया का है। हमेशा चीजों को रिलेट करो, आपके आजू बाजू जो भी चल रहा है, हवा भी चल रही है ना तो
वो आपको क्लिक होना चाहिए कि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसा कुछ होता है। दिल्ली के अंदर स्पेशल हमने ग्रेप इनिशिएटिव लेके आए हैं। अब पानी देखते हो आपका नल के अंदर, तो आपको ये अमृत याद आना चाहिए, चीज जो अमृत मिशन है वो याद आना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ सारे टाउन में पानी फैलाने के लिए हमने, सॉरी पहुंचाने के लिए हमने बनाया हुआ है। हर एक चीज को रिलेट करके पढ़ो, तो आपको कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टाबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सिर्फ करंट अफेयर्स की बात नहीं है, इवन आपके सब्जेक्ट्स भी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जब हम करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहे थे मैगी का को, तो मैगी का पैकेट खोलो तो उसको याद करो कि यस ये अभी जो हमें खा रहा हूँ ना वो करंट प्राइस वाला है, कांस्टेंट वाला नहीं है। या फिर ये जो मैगी है वो बढ़ चुका है, इसके अंदर इन्फ्लेशन आ चुका है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ऐसा सब आप खुद रिलेट कीजिए, तो ही ऐसा होगा कि आप कभी भी किसी भी चीज को भूलोगे नहीं। ओके ठीक है, चलिए बैक टू द टॉपिक चलते हैं। ये जो क्रूज है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, फेज वाइज होगा। सबसे पहले फेज 1 में हम क्रूज अलायंस फॉर्म करेंगे नेबरिंग कंट्रीज के साथ। फेज 2 में हम अपने खुद डेवलप करेंगे न्यू क्रूज टर्मिनल्स और डेस्टिनेशन। फेज 3 के अंदर हम ऑल क्रूज सर्किट बनाएंगे। सर्किट क्या होती है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाएगा, मतलब समझ लीजिए गुजरात से लेकर आपको केरला लेके जाएगा, केरला से तमिलनाडु, फिर आपको बंगाल लेके जाएगा, ये सर्किट होगी, ठीक है। ओके फिर 3 क्रूज सेगमेंट क्या क्या है। सबसे पहले ओशन एंड हार्बर क्रूज सेगमेंट, की ओशन के बाजू बाजू जो है। फिर रिवर एंड इनलैंड, जो कि रिवर के अंदर घूमता है। अभी हमारी नर्मदा, गंगा, गोदावरी इतनी बड़ी भी रिवर है कि यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। फिर इनलैंड क्रूज सेगमेंट है कि इंटर आइलैंड क्रूज को आप लेके आओ, लाइट हाउस टूर करवाइए। ये छोटे हो जाएंगे बट होते ही है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्रमोट होगा कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल सर्किट्स, एंड डेवलप होगा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली। 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स है हमारे, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, ऑपरेशन इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी, फिजिकल, फाइनेंशियल, क्रूज प्रमोशन, सर्कुलर इंटीग्रेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक रिसर्च। ये सभी नॉर्मल पिलर्स हैं और कोई जरूरत नहीं है आपको याद रखने की भी, बस ऐसा समझ लेना कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। ओके चलिए और कुछ छूट तो नहीं गया मेरे ख्याल से, यस कुछ भी नहीं छूटा है, बस इतना ही था जो था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और ये डेफिनेटली वीडियो आज थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि कल मुझे थोड़ा काम था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बट आज मैंने बना दिया और काफ़ी अच्छे से बनाया ताकि एक भी चीज़ छूट ना जाए, ठीक है। ये आपके आज के क्वेश्चन होंगे, अपलोड जरूर कर दीजिएगा। मेंस का क्वेश्चन भी अपलोड कीजिए, लिखोगे नहीं आप आगे बढ़ोगे नहीं, ये ट्रूथ है। मेरा मेंस नहीं हुआ था उसका एक कारण वो भी था कि मेरा लिखना बहुत कम था, इसलिए स्पीड ही मेरी बहुत कम थी, ठीक है। चलिए इतना ही था वीडियो के लिए। जय हिंद, सुनने के लिए शुक्रिया, जय हिंद।